नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, आजकल उनका भी बुलडोजर चल रहा है। घरों पर नहीं बल्कि फर्जी मज़ारों के ऊपर। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर 1400 इस तरह के मज़ारों को अंकित किया गया है जिसके ऊपर बुलडोजर चलना है, इलीगल बनाया गया है। अब जो कल खबर आई वो चौंकाने वाली थी कि 30 मज़ारों के ऊपर जब बुलडोजर चलाया गया तो ढह तो गया मज़ार, लेकिन अंदर कब्र से न कोई हड्डी मिली, न कोई कब्र का कि कोई आदमी वहां पे दफन किया हुआ था, इसके कोई सबूत ही नहीं मिले। मतलब ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। वहां मौलवी बैठा हुआ, मौलाना भी बैठा हुआ, कुछ परिवार भी आसपास बस गए। और ये एक्शन इसलिए लिया जा रहा है कि उत्तराखंड में मुस्लिम्स बहुत कम पाए जाते थे, वो भी जो यूपी के साथ सटा हुआ बॉर्डर है, मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पे मुस्लिम पॉपुलेशन। लेकिन धीरे धीरे पहाड़ों के अंदर भी मुस्लिम पॉपुलेशन गांव बसना शुरू हुआ। और ये लोग कोई हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। तो घुसपैठियों और ये मज़ारों का खेल, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हर जगह कुकुरमुत्ते की तरह जो मज़ार देश में उपज जा रहा है। अभी हाल में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा ये कहने के लिए कि कोर्ट परिसर में जो है इलीगल मज़ार है उसमें बुलडोजर चलाया जाए। एक कहावत है कि दवा अगर घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, और कानून घटिया होता है, न्यायिक व्यवस्था घटिया होती है तो अराजकता बढ़ती है। इस सारा मूल कारण अराजकता का है। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। आज 2023 में सभी भी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग नहीं हो पाई। उस समय मैंने 2017 में कहा था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में इसमें रह रहे हैं। मैंने पूरा डेटा दिया था स्टेट वाइज 2017 में। अभी तो 2023 आ चुका है तो संख्या और बढ़ चुकी है। इसलिए इनको निकाला जाए, इनको बाहर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली उस पर फाइनल हियरिंग ही नहीं हो पा रही है। 2017 से लेकर 2023 आ गया है, अभी तक उस पर फाइनल हियरिंग नहीं हो पाई है। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि मज़ार, अरब में आप पूरे घूम लीजिए, कुवैत में, दुबई में, यमन में, मक्का मदीना घूम के आइए, एक भी आपको मज़ार नहीं मिलेगी। मोहम्मद साहब का मज़ार नहीं है, एक भी आपको दरगाह नहीं मिलेगी, और एक भी आपको पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान ये हराम है। हराम है, ये अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। ये कुरान के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि उनका मानना है किसी के स्थान पे जाके पूजा करना, किसी के चिंतन करना, ये पाप माना गया है। इसलिए कह रहे हैं अगर आप मज़ार बनाओगे, जाके आप मत्था टेकोगे, फिर तो ये हराम हो गया। मत्था तो केवल आपको अल्लाह के सामने टेकना है और उधर पश्चिम मुंह करके करना है। दरगाह बनाओगे, मत्था टेकोगे तो हराम हो गया। कब्रिस्तान बनाओगे, वहां जाके खड़े होगे, फिर वहां पे कुछ अगरबत्ती चढ़ाओगे, कुछ करोगे, वो भी हराम हो गया। तो इसलिए पूरे अरब में एक भी दरगाह नहीं है, एक भी मज़ार नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और भारत में हर किलोमीटर पे आपको एक दरगाह, एक मज़ार, एक पक्का कब्रिस्तान मिल जाएगा। और नहीं, वो तो हाईवे नया बनता है, 1 महीने में कब्रिस्तान में। रेलवे स्टेशन के आसपास आपको दरगाह और मिल जाएगी, मज़ार मिल जाएगी। बस स्टैंड पे केवल और केवल एक तरीके से लैंड ग्रैबिंग का जरिया बन चुका है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर जो कुरान अरब में है वही कुरान भारत में है। भारत के लोग सब कुछ अरब की नकल करते हैं, अरब के जैसा दाढ़ी रखते हैं, अरब के जैसा मूछ नहीं रखते, अरब के जैसा गोल टोपी पहनते हैं, अरब के जैसा जो छोटा पैजामा पहनते हैं, अरब के जैसा बड़ा कुर्ता पहनते हैं। सब कुछ अरब को फॉलो करते हैं। इवन नमाज भी पढ़ेंगे तो अरब की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। जब सब कुछ अरब को फॉलो करते हैं तो ये अरब वाला फिर ये दरगाह क्यों नहीं फॉलो कर रहे? अरब में तो दरगाह है नहीं, तो इनको तो कायदे से खुद ही सारी दरगाह खत्म करना चाहिए। अगर मान लो किसी ने बना भी दिया तो इस देश के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो अपने आप को कुरान के जानकार कहते हैं, मौलवी कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो दरगाह, मज़ार और पक्के कब्रिस्तान के खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं। हर बार हर छोटी छोटी चीज़ पे उनकी मजहबी धार्मिक आस्था खतरे में आ जाती है। बार बार कहते हैं इस्लाम खतरे में है, बार बार कहते हैं कि ये इस्लाम ठीक नहीं है, बार बार सर तन से जुदा की बात करते हैं। तो जो लोग एक हराम जो मज़ार बना रहे हैं उनका सर तन से जुदा क्यों नहीं करते? जो दरगाह बना रहे हैं उनका सर तन से जुदा क्यों नहीं करते?
जो पक्का कब्रिस्तान बना रहे हैं उनका सर्तन से जुदा क्यों नहीं करते? भाई जब अरब में नहीं होती, अरब में वो नापाक है, अरब में हराम है, तो भारत में पाक कैसे हो सकती? भारत में वो जो अच्छा कैसे हो सकता है? और दूसरा, जिस तरीके से पूरा नेटवर्क शुरू हुआ, पहले घुसपैठिए इन्होंने पूरा जो है पूरे बंगाल में अपना, बंगाल का तो बॉर्डर का 14 जिला गया समझो आप, आपके हाथ से निकल चुका है। असम के 9 जिले की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। इस समय भारत में 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 200 जिलों की, भारत में टोटल 750 जिले हैं और 200 के ऑलरेडी बदल चुके हैं। डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, पॉकेट के पॉकेट, थाने के थाने, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। भाई 14 जिला आपका क्या बोलते हैं बंगाल का आपके हाथ से निकल गया, 9 जिला आपका जो है क्या कहते हैं असम का निकल गया, झारखंड के 4 जिले निकल गए, बिहार के आपके 6 जिले आपकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, यूपी के 18 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट करो, पंजाब के 3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, हरियाणा का नूह मेवात वाला आपके 2 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, गुजरात के 4, गुजरात में द्वारका जहां भगवान कृष्ण, हमारा एक धाम है द्वारका, जो धाम हमारा है, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, कच्छ और भुज की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, आपके महाराष्ट्र के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, तेलंगाना के 4 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, आपके आंध्रा के जो है 3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, गोवा के 3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, आपके केरल के 4 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट करिए तो भारत में 750 जिले हैं, इस 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वहां पे धीरे धीरे हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। पहले एक परिवार पलायन कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, फिर गांव का गांव छोड़ दे रहा है, पूरा गांव का गांव छोड़ रहा है। और जब छोड़ रहा है तो वो झुग्गी, वहां पहले जो झुग्गी बना के बसे थे, वो क्या ये घुसपैठिए मकान तो बना नहीं रहे ना, ये झुग्गी बनाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। जैसे लोग पलायन करते हैं तो पलायन करते तो अपना घर लेके थोड़ी जाते हैं, उसी घर पे रहना शुरू कर देते हैं। वो तो जहां सरकार की स्कीम है, जहां झुग्गी वहीं मकान, घुसपैठियों ने दूसरा भी तरीका निकल लगा, पलायन करवा दिया, उस घर पे कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। देखिए, अब तो मुझे लगता है अब तो सरकार को पार्लियामेंट में ही कुछ बिल वगैरह ला के फटाफट, एक तो हमारा जो कानून है 1946 का है, जो फॉरेनर एक्ट है, वो टीथलेस है, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें ढंग के कोई सजा का है। भाई 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ गए, किसी घुसपैठिए को 10-20 साल सजा हुई क्या? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है, कोई कानून नहीं आ सकता। अगर आप एक कानून सरकार बनाए और उसमें ये कह दे भाई 3 महीने के अंदर अपने अपने सबूत इकट्ठा कर लो, 3 महीने का आपको हम टाइम दे रहे हैं, अगर आप घुसपैठिए हो बांग्लादेश रोहिंग्या का, आप चले जाओ, आप वापस चले जाओ, और नहीं अगर गए तो हम 50 साल की सजा देंगे। दुनिया के कई देशों में इलीगल तरीके से एंट्री करने पे 100 साल की सजा का कानून है, 100 साल का। माय गॉड, हमारे देश में तो 5 साल की सजा नहीं हो रही है किसी को। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा और न्यायिक व्यवस्था इफेक्टिवली नहीं होगी, जल्दी काम नहीं करेगी। अब हुआ क्या कि असम में क्या हुआ, बाद में एनआरसी हुई, हालांकि एनआरसी फेल हो गई। अब जिनको वहां पे बाकायदा पूरी जांच पड़ताल के बाद ये कहा भी गया कि हाँ ये विदेशी है, बाकायदा कोर्ट ने, जो ट्रिब्यूनल बना उस ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये असम का नहीं है, वो लोग भी बड़े बड़े वकील करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि सिस्टम ऐसा है कि छोटा सा छोटा 100 रुपए का मुकदमा भी असम के गुवाहाटी से और वहां से चल के सुप्रीम कोर्ट तक आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। लो जी, सारी मेहनत गई उनकी पानी में। बेचारे वहां असम के लोगों ने, वहां के प्रशासन ने कैसे भी करके बड़े मुश्किल से ढूंढा, जो 10-20 लाख लोगों को ढूंढा, वो एक एक करके पिटीशन फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था ठीक है, जब तक हम सुनवाई करेंगे तब तक मत निकालो, हो गए, जो चले गई। इस बीच में आधे गवाह निकल जाएंगे, आधे गवाह कहेंगे हम काहे गवाही देने जाए, काहे दुश्मनी लें, और सुनते सुनाते 20 साल 25 साल बीत। दूसरा, चूंकि ये अपराधी होते हैं ना, जिनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देना चाहता, ये क्राइम करते हैं, ये क्राइम को बढ़ा रहे हैं, ये भारत का रोजगार छीन रहे हैं, हमारे हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं, हमारे हिस्से का जमीन छीन रहे हैं, हमारे हिस्से की। वो असम छोड़ दिया, हल्द्वानी में क्या हुआ देखिए भाई। इनका जो सबसे पेट तरीका है, एक झुग्गी बना लो, बगल में एक दरगाह बना लो, एक झुग्गी बना लो, बगल में एक मजार बना लो, एक झुग्गी बना लो, एक मस्जिद बना लो। तो ये इनका एक पेट, और इनको खुद नहीं बनाना है, झुग्गी भी बनवाने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है, इनका मजार बनाने के लिए, दरगाह बनाने के लिए उसकी भी बाहर से फंडिंग आ रही है। ये घुसपैठियों को बाकायदा प्लान वे में पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बदला जा रहा है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा, अगर ये वीडियो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी पहुंच रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। ये तो धर्मस्थ तो जय, जो उनकी कुर्सी पर लिखा है उसके हिसाब से कार्रवाई करते हुए भारत के धर्म को बचाएं। सनातन धर्म को बहुत बड़ा खतरा है विदेशियों से, घुसपैठियों से, और सरकार भी एक कठोर कानून, कम से कम नहीं 50 साल 100 साल तो 10 से 20 साल की सजा देने वाला कानून बना दे, कानून जरूर, तब भी कम से कम भागेंगे यहाँ से।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। बहुत सारे लोग ये कुकुरमुत्ते के तरह हर जगह जो मज़ार उग आते हैं उसको लेकर के चिंतित हैं, और जिस तरीके से घुसपैठिए पूरे हिंदुस्तान के 200 जिलों के डेमोग्राफी को चेंज कर चुके हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर विचार करना अत्यंत ही ज़रूरी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।